नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2019 लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए और अब 2024 की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इस बीच कितना काम हुआ रीवा संसदीय क्षेत्र में, और तमाम रीवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश के तमाम बड़े मुद्दे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आपका भी बहुत लंबे समय बाद चर्चा हो रही है सर। 2019 और अब 2023 में है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। क्या कुछ कर पाए इस कार्यकाल में, इन 5 सालों में? इन 5 सालों में तो सबसे बड़ी उपलब्धि हवाई अड्डे की स्वीकृति और उसके लिए राशि का आवंटन। दूसरा है ये रेलवे में दोहरीकरण के लिए 600 करोड़ रुपए मिले, और लगभग 50 करोड़ रुपए अम्ब्रेला एक योजना के तहत रेलवे स्टेशन के विकास के लिए मिले। और उसमें सबसे बड़ी जो अभी हमारे यहाँ कमी थी एसी मेंटेनेंस कोच की, उसके लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का काम लगभग पूर्णता की ओर है। उनका ये कहना है रेलवे वालों का कि हम जून तक इसको कंप्लीट करके दे देंगे। वॉशिंग पिट केवल एक थी, अब ये 3 कंप्लीट होने जा रही हैं। 5 प्लेटफार्म स्वीकृत हुए, एक गुड्स का जो है वो भी निर्माणाधीन है। तो कुल मिलाकर के रेलवे के काम में दोहरीकरण हो, चाहे वो विद्युतीकरण पूरा हो गया सतना से और रीवा तक पूरी विद्युतीकरण हो गई लाइन, तो रेल, हवाई जहाज और सड़कों के मामले में भी जितने भी बाईपास के अंदर की सड़कें थी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पूरा, चाहे वो आप यहाँ से ले लीजिए रायपुर करचुलियान, मनगवा, फिर आगे आ जाइए तो गंगेव, गढ़, कटरा, सुहागी, फिर इधर चलिए तो मनगवा, देव तालाब और मऊगंज, हनुमना, गुड़, ये जितने पुरानी एनएच थी और अब वो छूट गई थी बाईपास के, अब वो सड़कें बिल्कुल बेहाल हो गई थी। मैंने कोई उनका माई बाप नहीं बचा था, तो इसलिए भारत सरकार ने 100% राशि उनमें एक बार पूरी दे दी है। ये भी है, ये रताहरा से लेकर के और चुराहटा तक ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में है, केंद्र सरकार की है। तो इस तरह से पूरे शहर में पूरे ज़िले में जो बाईपास के बाद सड़कें ख़त्म हो गई थी, उनको बनाने का काम ये किया गया। बाकी टनल का काम पूरा हुआ, और अभी भी जहाँ जहाँ काम बाकी है उन सबको पूरा करने के लिए इन 5 वर्षों में MPRDC के माध्यम से पूरा रेलवे का ये सड़क का नेटवर्क बनाया गया कि आज अब आप चारों दिशाओं में जा सकते हैं। रीवा से गोविंदगढ़ साडोल का ये जो NH हो गया मंजूर है, इसके लिए काम शुरू है। गोविंदगढ़ से ये रीवा तक, रीवा से अपने इलाके में अगर कहिए अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो गोविंदगढ़ के आगे से पपरा पहाड़ से लेकर के और ये रीवा तक का काम शुरू है। उसके आगे फिर डभौरा, सिरमौर से डभौरा का काम आगे चलेगा। तो इस तरह से सड़कों के मामले में जो 4 लेन सड़कें हैं उनके मामले में अपन ने इतना काम हुआ, और ग्रामीण सड़कों के मामले में लगभग 3,900 करोड़ रुपए के लगभग का काम हो रहा है, या कि पूर्ण हो चुका है या हो रहा है इन 5 वर्षों के अंदर। तो आप हवाई जहाज, रेल, सड़क और ग्रामीण सड़कें, इन मामलों में 5 वर्ष के अंदर हमने संपर्क के जो आधारभूत संरचनाओं के मामले में इतनी प्रगति की है, जो मतलब एक आश्चर्य के रूप में ही देखा जा सकता है। क्योंकि जो पिछले अगर रिकॉर्ड कहिए तो 13 करोड़ रुपए मिलते थे रेलवे लाइन के रीवा से
सतना वाली रेल के लिए 13 करोड़ रुपए लाइन के लिए मिले थे, अब 600 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए। तो इस तरह से एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के सुधार में। हम संसदीय क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र का है, और हर साल ये देखा गया, इस चीज़ को लेकर आप भी कॉन्शियस रहे हमेशा कि पेयजल व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र की है उसको दुरुस्त किया जाए। आपने हमेशा मीटिंग में भी ये बात उठाई कि गर्मी में हम जो व्यवस्थाएं करने की शुरुआत करते हैं कि वहाँ पर लोगों को पानी के लिए ना भटकना पड़े, व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन हर बार वो चीज़ें उतना आगे नहीं बढ़ पाती। इस बार भी वही समस्या है। ये बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं इससे 100% सहमत हूँ। और लेकिन अब इसी दुरावस्था को देख करके केंद्र सरकार ने 3200 करोड़ रुपए नल जल योजना के लिए स्वीकृत किए हैं। अभी वो काम प्रारंभिक चरण में कुछ जगह शुरू हुए हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट भी कहीं क्लियर नहीं है, उतने संसाधन भी नहीं है। अब इसके लिए बिडिंग हो गई है और ठेकेदारों ने एजेंसियों को काम मिल गए हैं, 3-4 एजेंसियों को काम मिले हैं। और मैं समझता हूं कि अब इस बड़ी बड़ी कंपनियां जो आई हैं वो काम को तेज़ी से करेंगी। और मुझे पूरा भरोसा है जो अभी तक जिस स्ट्रक्चर के तहत अपन काम कर रहे थे वो बहुत सफल योजना नहीं रही। अब मुझे पूरा भरोसा है कि जिस ढंग से नए सिरे से नई सोच के साथ काम शुरू किया जा रहा है उसमें 1-2 साल के अंदर इसमें परिवर्तन आपको दिखाई पड़ने लगेगा। सांसद जी, एक चीज़ बताइए, 2020 और 21 इन 2 वर्षों में बुरी तरह प्रभावित हुए। कोविड वाला सेगमेंट जब तक रहा, 2020 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद उस समय उतना काम नहीं हो पाया। ऐसे कौन से कोर एजेंडे थे जिनको आपको स्टार्टिंग फेज से बहुत फोर्स देके पूरा करना था, लेकिन कोविड के कारण वो चीज़ें नहीं हो पाई? देखिए, मेरे लिए तो दूसरों के लिए छोटी चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेरी कल्पना थी कि हर घर में एक मुनगा का पेड़ लग जाए। और मैंने 2019 में अपने इसी मकान में ही पर कैंपस में लगभग 60,000 पेड़ की तैयारी की थी। और वो चीज़ कुछ तैयार भी हुआ, लेकिन उसका वितरण सही नहीं हो पाया। फिर 2 साल तक वो चीज़ें सब अधर में रह गई। तो मेरी जो कल्पना थी कि वे 5 वर्ष के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि हर घर में एक पेड़, मुनगा का पेड़ तैयार हो जाएगा। और उससे, अब ये आयुर्वेद वाले कहते हैं कि 126 रोगों की वो दवा है, लेकिन मेरे मन में तो कुपोषण से मुक्ति का मामला था। और कुपोषण के साथ साथ जो प्रसव वाली नवप्रसूता माताएं हैं उनके भी रक्ताल्पता और भी शारीरिक जो प्रसव के बाद महिलाओं में बीमारियां आती हैं उनको दूर करने का सबसे सरल और उपाय था वो। और मैं उसको पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ। अभी भी 3 लाख पेड़ बटे हैं, लेकिन उसमें मुझको 70-80 हज़ार की जो जानकारी आ रही कि जिंदा हैं, कोई कहता है 1 लाख जिंदा हैं अभी। लेकिन अगले वर्ष उसका हम सही आकलन करवाएंगे कि अब वास्तव में बचे कितने। इस वर्ष भी प्रयास करेंगे, पर ये सब चुनावी वर्ष है, इस वर्ष अब उसको, तो वो जो मेरे अंदर की एक कल्पना थी उसे मैं नहीं कर पाया। और वो चीज़ अंदर तड़प भर रह गई। और आप कहिए कि मैं उसको 1/4 ही उसका इम्प्लीमेंटेशन में कर पाया, वो उसका मुझको बहुत ही अफसोस है। लेकिन अब नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। जिले की एक बहुत बड़ी समस्या है एरा प्रथा। जो स्थिति है, हाईवे में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, इस चीज़ को लेकर आपने भी कई बार तमाम स्तर के प्रयास शुरू किए थे। कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे कार्यकाल में हमने गौशालाएं बनाने का काम शुरू किया, उसके बाद सरकार गिर गई, उसके बाद सारी व्यवस्था बेपटरी हो गई। जिले की स्थिति, आप भी तमाम पूरे जिले में घूमते रहते हैं, ये एरा प्रथा से कैसे निजात मिल पाएगी? और ये समस्या दिन प्रतिदिन इतनी बड़ी होती जा रही है। जहाँ तक प्रशासनिक सवाल है तो इसमें 4 बड़े गौ अभयारण्य, 4-4, 5-5 हज़ार गौवंशों के लिए, एक तो बसावन मामा पूरा हो गया है, एक हिनौती है, एक ये है अपना तरहार में
फिर वो घूमन और हिनौती, बसावन मामा, घूमन और एक सीतापुर। ये 4 बड़े गौ अभयारण्य लगभग 5-6 हज़ार गौवंशों के लिए तो ये बनाए जा रहे हैं। लगभग 70 गौशालाएं पंचायतों ने बनाई हैं और भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। और कांग्रेस का ये कहना कि काम छूट गया उचित नहीं होगा कहना, अब वो उनका कहना है, पर मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन्हीं कोविड काल में भी गौशालाओं के निर्माण का काम बंद नहीं हुआ और वही परिणाम है कि लगभग 60 गौशालाएं पंचायतों ने बनाई और बसावन मामा वाली गौशाला भी कोविड काल में ही बन करके पूरी हुई। और ये जो ज़मीनों को चिन्हांकन का काम, इनके आवंटन का काम, ये भी सब कोविड काल से ही चल रहा था। तो इस तरह से ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये एक सामाजिक व्यवस्था है। इसे आप कितना भी कोई सरकार व्यवस्था कर ले और डींग हाँक ले कोई, चाहे हम हो चाहे दूसरा कोई भी हो, मैंने पूरे देश में देखा है, हर जगह ये समस्या है। और जब तक इसको समाज, इसका केंद्र सरकार ने एक दूसरे ढंग से हल निकाला है इसका, ये एक क्लस्टर बना रहे हैं 50 गांवों का, और वहाँ गोबर कलेक्ट करेंगे और गोबर कलेक्ट करके उससे फिर गैस बनाएंगे और गैस को वितरण करेंगे। कोई भी कंपनी जो करना चाहेगी इस काम को, वो कंपनी गोबर खरीदेगी। तो इस तरह से गोबर से गैस, ये केंद्र सरकार की योजना है, पर ये समय लगेगा, ये इतना जल्दी संभव नहीं है। और मेरा तो सबसे आह्वान है कि 2-2, 3-3 गाय अगर कोई पाल ले, भैंस पाल ले, तो एक इस दूध के धंधे में कम से कम 25 से 30% का शुद्ध मुनाफा है। 25% तो कम से कम है ही है। हाँ, पर अब वो कोई करना नहीं चाहता, गोबर उठाना दिक्कत में वाला काम। तो इसलिए एक सामाजिक समस्या है, समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और सरकार के प्रयास भी सीमित होते हैं। सरकारों में जो बैठे हुए लोग हैं जिनको जिम्मेवारी दी जाती है, उनमें इच्छा शक्ति की भी कमी होती है। और गाय को पालना, जिस तरह से माँ अपने बेटे बच्चे को पालती है, उससे भी कठिन काम। तो जब तक वो गाय को पालने की उस श्रद्धा और करुणा मन में नहीं रहेगी, तब तक इनका पालन ठीक से नहीं हो पाएगा। आप चाहे पैसे से इनका कितना मुंह भर दीजिए, लेकिन उसका सही उपयोग उतना नहीं हो पाएगा। वो पलती रहेंगी, अपना कुछ खाएंगी, पिएंगी, मरेंगी। और लेकिन इसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा। आज के 20 साल पहले समाज ही तो पालता था और समाज ही इनका लाभ लेता था। तो इसलिए समाज को भी चाहिए कि समाज इस पर चेतना चेते। सरकार भी अपना काम कर रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अक्सर ये देखा गया, कहीं खाट में उठा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं, कहीं पर डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं पे ये देखा जा रहा कि सिर्फ रेफरल सेंटर बन गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर ड्यूटी नहीं करना चाहते। जनरली ये देखा गया है कि किसी का ट्रांसफ़र भी करके दिया गया, वो वहाँ जा नहीं रहे हैं, शिकायतें मिल रही हैं। आपके पास भी इस तरह की तमाम शिकायतें आती होंगी। इसका मूल कारण क्या मानते हैं और इसके लिए किस दिशा में प्रयास हो पाएंगे? दरअसल क्या है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कह देने में भी दिक्कत नहीं होती कि जिस दिन डॉक्टर की परीक्षा पास करता है लड़का, उस दिन के बाद उसका जो दिमाग होता है वो 7 ऊपर आ जाता है। और जब तक वो वास्तव में पेशेवर डॉक्टर नहीं बन जाता, तब तक वो समझ नहीं पाता कि वो धरती में है कि धरती के ऊपर। तो इस मानसिकता वाले व्यवसाय से, प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्तियों से हम ये आशा करें कि हमारे गांव में जा कर के वो चिकित्सा करेगा, उसकी पत्नी भी रहेगी, उसके बच्चे भी रहेंगे, तो वो अभी संभव नहीं है।
क्योंकि अभी हमारे यहाँ गांव में उतने अच्छे विद्यालय नहीं हैं, उतनी अच्छी खुद के अस्पतालों के भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं हैं कि एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी को खुश रख करके, बच्चों को खुश रख करके वहाँ रह सके। तो इसलिए जिन डॉक्टरों की नियुक्ति होती है वो जिनका घर के उसी गांव के आसपास घर है तो वो तो रहते हैं, बाकी सब शहर की ओर चले आते हैं। तो इसके लिए दूसरा डॉक्टरों की कमी तो है ही है देश में। तो डॉक्टर हैं नहीं, प्रतिस्पर्धा के बाद वो परीक्षा पास करते हैं, उनका एक ईगो रहता है और ईगो तब तक रहता है जब तक वो वास्तविक धरातल पर नहीं पहुंच जाते। तो इसलिए कहीं न कहीं अभी संरचनाओं की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। स्कूल उतने अच्छे अभी हम नहीं दे पाए हैं जितना उनके बच्चों के लिए चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर नहीं देते, अधिकतर सब रीवा चले आते हैं। तो इसमें ज़रूरत है सुधार की, लेकिन अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आप रीवा की कल्पना करिए कि 20 साल 15 साल पहले रीवा में सुई और रुई बाज़ार से लेना पड़ता था, और यही रीवा है आज कि कोविड काल में आपके पास भी लोग आए होंगे, हमारे पास भी लोगों ने टेलीफोन किया कि रीवा में एडमिशन करा दीजिए। तो कोरोना में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस अस्पताल ने, जिन डॉक्टरों ने बनाया है, उनको हम एकदम से रिजेक्ट नहीं कर सकते। परेशानियां हैं और कठिनाइयां भी हैं, कुछ आधारभूत संरचनाओं की कमी भी है। सरकार का प्रयास अगर न होता तो इस तरह की स्थिति आज न बनती। जिला अस्पताल आज रीवा में नंबर 1 का बनने का स्थान मिल चुका है। तो इस तरह से दोनों ओर की भी है, कुछ डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, नर्सेज की कमी है। उतना हम मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए, नर्सिंग कॉलेज नहीं खोल पाए। अब इसीलिए हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज और उसी के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने की एक नीति बनी है, और वो 10 साल अभी लगेंगे उसको ठीक करने में। अब कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़रूरी है। लोकसभा में के सदन पर आपके साथ, या फिर कहा जाए उस सदन में राहुल गांधी भी थे। कोर्ट का एक फैसला आता है और उनकी सदस्यता तुरंत अगले ही दिन लोकसभा से समाप्त कर दी जाती है। पूरा पॉलिटिकल डिस्कशन जिस तरह से चल रहा है, और अब सड़क पर कांग्रेस उतर गई है। अब पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, स्टैंड विथ राहुल गांधी, और ये गलत तरीके से एक दिन के अंदर ये फैसला ले लिया गया, और जिस तरह से ये काम कर रही है सरकार, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाली सरकार हो गई है। इस तरह के एलिगेशन सीधे तौर पर सरकार पर लगाए गए। और मुद्दा सिर्फ एक ही है, जेपीसी अडानी मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दी जाए, ये कह रहा है विपक्ष का। देखिए कि हमारे यहाँ बघेली में एक कहावत है, पहिल दीनानाथ तोहरिन तकढ़ाई, या कभी कोई दीनानाथ कोतवाल रहे होंगे, उन्होंने हथकड़ी पहली बार रीवा में हथकड़ी का निर्माण कराया था उन्होंने। फिर बाद में उनको वो किसी जुर्म में पकड़े गए और उनको हथकड़ी लगी, तो लोगों ने कहा कि पहिल दीनानाथ तोहरिन तो कढ़ाई है। यही राहुल गांधी के साथ हो गया। ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने फाड़ा था वो यही था कि भाई 2 साल के सज़ा के बाद भी अगर किसी की सदस्यता चले जाने का जो प्रावधान था, उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से मनमोहन सिंह की सरकार ने निरस्त करना चाहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और राहुल गांधी ने उसको फाड़ा था। अब वही उनके गले पड़ गया। उस में साफ साफ है, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है और उस अधिनियम में भी, कानून में भी है कि जिस समय, जिस सेकंड, जिस पल वो फैसला आ जाएगा, उसी पल सदस्यता आपकी स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। उसमें केवल एक नोटिस देना, माने एक सूचना जारी करनी पड़ती है लोकसभा सचिवालय को या कि राज्यसभा सचिवालय को, तो वो जारी किया है, उससे ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो अब राहुल जी अब नाखून काट के शहीद बन रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। उसमें तो सीधे आप अपील जाइए ना, उसमें राजनीति के अलावा बाकी कुछ है नहीं। आप तो अपील करिए, अपील के बाद कई सदस्यों की लोग सदस्यता बहाल हुई है, आपको भी स्थगन मिल जाएगा, आपकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो वहाँ न जा करके वो एक बताया ना कि एक शहीद की भूमिका अदा करना चाहते हैं, शहादत देना चाहते हैं, पर वो नाखून काट के शहादत देना चाहते हैं।
और दिक्कत ये है कि बाकी जो शहीद हुए हैं वो अपना शरीर माने उन्होंने त्याग दिया है, बलिदान, किसी को फांसी हुई है, किसी को कुछ हुआ है, पर वो उस तक मतलब उनको तो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना अगर करना है तो चले जाते वो अपना कोर्ट में स्टे ले लें, और स्टे ले करके अपना उनकी सदस्यता अगर कोर्ट बहाल करेगी तो वो बहाल हो जाएंगे। लेकिन मांग जो सदन जिस तरह से हंगामेदार रहा, मैंने देखा कि सदन में बहुत सारे काम होने रहते हैं, नहीं हो पाए, और मसला सिर्फ एक था कि अडानी मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना दी जाए, और ये पूरा इशू जो है नेशनलाइज्ड हो गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये सारी चीज़ें हुई, तो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिडनबर्ग कोई हरिश्चंद्र का फरमाना तो है नहीं। हिडनबर्ग के भी ऊपर कई तरह के आरोप हैं कि ये पैसे ले करके और रिपोर्ट तैयार करती है ये कंपनी, उसके ऊपर भी जांच चल रही है। जहाँ तो वहाँ पूरे दूसरे देश के लोग और इन लोगों ने भी, तमाम उद्योगपतियों ने भी कहा कि ये तो ब्लैकमेल करती है, और इसके ऊपर भी हिडनबर्ग के ऊपर भी आरोप है। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट को अपन ये मान ले कि नहीं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने लिख दिया तो बिल्कुल सब दूध की धुली हुई कंपनी है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी विशेषज्ञों की एक समिति बना दी है जांच के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो भरोसा अपने को करना पड़ेगा। एक और ये कहते हैं कि संस्थाओं को धक्का दिया जा रहा है, दूसरी ओर अगर एक संस्था अपना काम कर रही है तो उस संस्था के कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है, और एक उल्टी सीधी मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो विशेषज्ञों की समिति है उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फिर आगे जैसा भी होगा देखा। अगर उनसे बहुत संतुष्टि नहीं है आपको तब आप मांग करिए, पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा रखिए। विपक्ष कहता है कि जहां सवाल पूछे गए सीबीआई, ईडी सब लगा देते हैं। बंगाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, तमाम तरह के उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर तमाम दूसरे काम है, लेकिन सरकार के इशारे पर जहां पे भी सवाल उठाए जाएंगे, सरकार के खिलाफ बात की जाएगी, तुरंत ईडी लगा देंगे। और ईडी आती है और भी संस्थाएं आती हैं, पर ये संस्थाएं अंत में अपनी रिपोर्ट तो कोर्ट को देती हैं, और अगर कुछ है नहीं तो अदालतें इनको क्यों 9-9, 10-10 महीना, साल भर तक जमानत नहीं मिलती? तो अदालतें तो कुछ देखती होंगी ना उनमें। अब सत्येंद्र जैन जी हैं, अभी तक वो साल भर 9-10 महीने के लगभग 11 महीने हो गए, अभी जमानत नहीं दे रही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह मनीष सिसोदिया जी का मामला है, उनको भी नहीं मिल रही जमानत। महाराष्ट्र के मंत्री अभी 1 साल भर, 1.5 सवा साल काट करके अभी बड़े मुश्किल से जमानत मिली है। तो जमानत अगर आपको साल 1.5 साल नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, तब तो आपको अदालत जेल में रख रही है, आपको उस योग्य नहीं मान रही कि आप जा कर के और इन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जमानत का देने और न देने का मेरिट तो एक मेरिट का तो रहता ही, दूसरा ये रहता है कि आदमी कितना प्रभावशाली है और ये साक्ष्यों को कैसे तो प्रभावित नहीं करेगा। और अगर 1-1 साल तक आपको जमानत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य हैं और जिनको आप प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए जमानत नहीं हो रही। मध्य प्रदेश की ओर लौटते हैं। मध्य प्रदेश इस साल विधानसभा चुनाव है। सांसद जी, इस बार जब नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, तमाम बड़े चुनाव ही थे, नगर निगम में दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से भी कि रीवा एकदम सेफ सीट है। रीवा में कांग्रेस ने अपना मेयर बना लिया और बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। कारण क्या मानते हैं? एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई, ये कारण मानते हैं, या फिर कुछ संगठन स्तर पर कमियां रहीं? उसमें अपन ये मानते हैं कि जैसे बीच में भोजन करते करते आदमी चटनी चाटता है, तो इन लोगों ने, रीवा के लोगों ने सोचा कि एक बार चटनी का टेस्ट कर लें। तो और वो एक एंटी इनकम्बेंसी भी मैं मानता हूँ कि 23 साल 24 साल हो गए, अब थोड़ा सा बदलाव देखा जाए। उसके कई कारण थे, परंतु प्रमुख रूप से एक बदलाव करना है, एक मन में लोगों के धारणा बदला जाए। देखा अब 24 साल हो गए, 23 साल हो गए
और बड़े बड़े काम हुए, लेकिन छोटी छोटी ये काम, किसी की नाली का चौकेंगे तो वहाँ नहीं हो पाया, किसी की 10 घरों की नाली नहीं बन पाई तो वो नहीं हो पाया। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे कामों की ओर उतना ध्यान नहीं गया। तो स्थानीय स्तर पर, कॉलोनी के स्तर पर, मोहल्ले के एक भाग के स्तर पर एक असंतोष था, उसे मैं स्वीकार करता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो एक छोटे से ग्रुप में 10 घरों का ग्रुप, 20 घरों का ग्रुप है, वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी ने जन्म लिया और वो एक शहर का वातावरण, उससे लगा कि नहीं अब एक बार बदलाव हो जाए। पर अब जो परिस्थितियाँ आई, जो खींचतान शुरू हुई और जिस तरह से कामों में रुकावट आई, तो अब वो लोगों को समझ में आ गया कि नहीं यार गलती हुई। अब तो अमूमन लोग कहते हैं कि हो गया, अब जो हुआ सो हुआ, अब छोड़िए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सांसद जी, अब विधानसभा चुनाव हैं, उसके पहले मऊगंज अलग जिला बन गया। 15 अगस्त को कहा गया कि अब वहाँ पर ध्वजारोहण होगा। रीवा से एक पार्ट अलग हो गया। रीवा में तमाम बड़ी चुनौतियाँ तो हैं। प्रदेश स्तर पर देखा जा रहा है कि जैसे लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दी। कमलनाथ ने तुरंत उसके बाद ऐलान किया कि यहाँ 1000 रुपये अगर ये दे रहे हैं, हम 1500 रुपये देंगे। ये सिस्टम क्या ठीक है? आप मानते हैं कि हम 1000 देंगे, हम 1500 देंगे, कल को ये होगा कि हम 2000 देंगे, फिर कोई कहेगा 2500 देंगे? ये तरीका क्या ठीक है? असल में नियत का सवाल है। इन्होंने कहा था कि हम 53,000 रुपये साबिक कन्या विवाह में देंगे, कमलनाथ जी ने कहा था, और इनके 15 महीने में एक भी कन्या विवाह नहीं हुआ। नहीं, जिले में ही हुए, रायपुर करचूल नहीं, उस समय नहीं हुआ। हाँ। उस कार्यकाल में कमलनाथ जी के कार्यकाल में एक भी कन्या विवाह नहीं हुआ। जिले में एक भी नहीं हुआ? एक भी नहीं हुआ, प्रदेश में ही नहीं हुए। और कहा था 53,000 देंगे। अब कन्या विवाह के मामले में ठीक है, जिनके पास साधन है वो तो कह सकते हैं कि ये तो लोगों को खुश करने का, लेकिन जिस माता पिता के पास वास्तव में आप देखिए कि पैसा नहीं है लड़की की शादी के लिए, उनके लिए 25,000 ही उस समय पर्याप्त था। या कि शादी में पैसा सहायता मिल जाए, ये इतनी बड़ी उपलब्धि, मतलब उनके लिए उपलब्धि थी कि वो अपना, उनके पास खुद का तो शरीर के अलावा बाकी कोई पूंजी होती नहीं, तो खुद को कहीं ना कहीं रहन रखते थे किसी के यहाँ कि नहीं, आपके यहाँ 3 साल 2 साल मजदूरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इस तरह से वो पैसे का इंतजाम करते थे। तो उससे राहत मिली और गरीबों की लड़कियों की शादी शुरू हुई। लाडली लक्ष्मी योजना का आप समझिए कि इससे लिंगानुपात कितना माने संतुलित हुआ है। साइकिलें बच्चियों को, तो लड़कियों के लिए तो शिवराज जी की सरकार शुरू से ही महिलाओं के प्रति, बच्चियों के जन्म से लेकर के शिक्षा विवाह तक की व्यवस्था करने से एक आंदोलन, मैं कहता हूं कि आज अभी कल कोई एक हमारे पास वकील साहब हमारे मित्र बैठे हुए थे कि एक आदिवासी ने अपने घर के अपनी नातिन का बरहां, वो बर्थडे मनाया है। बरहां तो ठीक है, वो 4-5 साल की उनकी नातिन है, तो नातिन का बर्थडे एक गरीब आदिवासी, अपना जो संसाधन उसके पास सीमित है, बैंड बाजा घर में ही अगल बगल है, तो उसने कहा कि थोड़ा हमारा बैंड बजा दो भाई, तो किसी के यहाँ थोड़ा सा पंजीरी दे दो, सत्यनारायण की कथा सुन ले, कि कुछ कर लो। तो लड़कियों का बर्थडे एक आदिवासी परिवार गांव में रिमोट में जा कर के वो मना रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन योजनाओं का लाभ बच्चियों के उत्थान के लिए हुआ है। जहाँ तक सवाल ये है लाडली बहना वाला, तो कमलनाथ जी का तो बता दिया कि 53,000 शादियों के लिए कहा था, एक शादी नहीं हुई। और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो वादे किए थे देने के लिए, तो एक भी वादे पूरे नहीं हुए। तो इस वजह से आज वो अब देख रहे हैं कि ये तो सशक्त हो जाएंगी महिलाएं, तो हमारा क्या होगा। और निश्चित रूप से अगर आत्मविश्वास होगा, सशक्त होगा, तो उस सरकार के प्रति जो उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है उसका लाभ मिलता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने काम किया, तो आज
60% से ऊपर महिलाएं, उनका वोट तो आप ही लोग बताते हैं कि कहीं 53%, तो कहीं 57%, तो कहीं 60%। इवन मुस्लिम महिलाएं तक 7-8%, 10% के लिहाज से आपके यहाँ से भी तमाम आंकड़े आते हैं कि कोई कहता है कि 8% महिलाओं ने वोट किया मुस्लिम महिलाओं ने, कोई कहता है 10% किया, कहीं कहीं कहते हैं 12% किया। तो जिस वर्ग के लिए आप, खास महिला वर्ग के लिए जो काम हुए हैं, उससे निश्चित रूप से प्रभावित हो रही हैं महिलाएं, प्रभावित आगे और भी होंगी। तो अब चुनाव का साल है, तो कमलनाथ जी 15 महीने में भी तो कर सकते थे ये सब योजना, तो देनी थी, वो बना सकते थे कि हम आपको 1000 रुपये देंगे, अवसर मिला था, नहीं कर पाए। अब आज जब कहीं आगे पीछे कोई संभावना नहीं है तो हम 1500 देंगे, 2000 देंगे, कुछ भी कहना बोल दीजिए, बोलने के लिए क्या है। और ये हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। भगवंत मान ने पंजाब में कहा था कि हम लड़कियों को हर लड़की को 1000 रुपये देंगे, नहीं दिया, नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो दे रहे हैं, हम तो, हमारी तो घोषणा है कि हम जून से शुरू कर देंगे। ठीक है, नवंबर में चुनाव है, उसके पहले संगठन और सरकार के बीच अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, ब्यूरोक्रेसी से आती हैं कि टकराव की स्थिति निर्मित होती है या जिले स्तर पर। जैसे एक चीज़ देखी जा रही है कि 2018 जब चुनाव होने वाले तो उसके पहले बीजेपी की मैराथन बैठकें जिले स्तर पर शुरू हो गई थी। इस बार ऐसा लगता है कि या तो आप सारी सीटें फिर जीत रहे हैं इसलिए उतना प्रेशर नहीं है, या तो खींचतान तो है, ये कहा जाता है। नहीं, जो मैराथन बैठकों की आपने बात की, अभी अभी हम लोग बूथ सशक्तिकरण पेज प्रमुख तक, पेज तक माने बूथ तक गए, बूथ तक अभी लगातार। ये अभी आज का ये 30 तारीख को ये अभियान समाप्त हुआ, 31 तारीख को, लगातार 1 महीने अभी हमारे कार्यकर्ता एक एक बूथ पर गए हैं और पन्ने तक के कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया। तो इस तरह से बैठकें शीर्ष स्तर पर न होकर के इस समय, इस बार अब नीचे बूथ स्तर पर हो रही हैं। शीर्ष स्तर पर भी जब जैसी आवश्यकता होती है तो होती है, लेकिन इस बार पार्टी का फोकस बूथ पर है, इसलिए बूथ पर ज़्यादा ध्यान है। ये कहा जा रहा है सांसद जी कि इस बार सर्वे जो आधार है टिकट वितरण का, बीच में ये खबर आई कि कई सांसदों को विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। तो अगर पार्टी ने निर्देश दे दिया तो क्या रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अरे नहीं, हम तो विधानसभा नहीं, हमारे लिए लोकसभा ठीक है, विधानसभा अपन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, मतलब सीधे इनकार कर देंगे कि नहीं? नहीं, अपने को नहीं लड़ना विधानसभा। रीवा में जो मुद्दे हैं, जिन चीज़ों पर बात हो रही है, एक सबसे ज़्यादा डिस्कशन इस चीज़ पे है रोजगार, और इसी चीज़ को लेकर लगातार कांग्रेस आक्रामक रही। पिछले दिनों जो विधानसभा में डेटा आया कि रोजगार सेंटर बनाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए, अलग अलग आंकड़े आए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ऐलान है, मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयास करते हैं। क्या ये मानते हैं कि उतने कैपेबल लोग नहीं मिल पाते, इसलिए भी ये समस्या है? 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि उस तरह की योग्यता वाले लोगों की कमी है, इसको तमाम तरह के सरकारी एजेंसियां भी स्वीकार करती हैं और प्राइवेट एजेंसियां भी स्वीकार करती हैं, जनमानस में भी, कि जिस तरह की उन्नत तकनीक से प्रशिक्षित युवा चाहिए वो अपने पास उनकी कमी है, और जो होते भी हैं वो कहीं अपना दूसरे देश चले जाते हैं। दूसरा है कि एक नौजवान में थोड़ा सा अगर वो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो फिर ऊपर देखते हैं, नीचे फिर जब कैपेसिटी अपनी क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं देते, और अंत में भटकते भटकते जब उनका वो ज्ञान जो माने क्षीण हो जाता है, वो प्रतिभा कुंद हो जाती है, तब फिर लगता है कि कहीं कुछ हो जाए। तो इसलिए उतने उन्नत कौशल के नवयुवक भी नहीं हैं, और जो हैं जिस लायक हैं, जो काम कर सकते हैं, उस काम के करने की शुरू में प्रवृत्ति उतनी नहीं होती, उतना उत्साहित नहीं रहते, और जब वो प्रतिभा भी क्षीण हो जाती है, कुंठित हो जाती है, तब फिर लगता है कि अब कहीं कुछ मिल जाए। तो ये तो बिल्कुल योग्यता की बात हुई। जहाँ तक संसाधनों को मुहैया कराने का सवाल है, तो अब तो रीवा में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। कल ही इसमें यहाँ पर कटरा के पास शुरू होने जा रहा है, गुड़ का है, मऊगंज का भी है, रीवा में भी है। तो उद्योगों के मामले में
तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। यहाँ उद्योगों के मेले भी लग रहे हैं, वहाँ भी लड़कों को कैंपस सिलेक्शन दिया जा रहा है और स्वप्रेरणा से भी लोगों को जो उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार इकाइयाँ स्थापित करने चाहते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तो रीवा जिला प्रथम स्थान का है। तो इस तरह से विभिन्न कोणों से, विभिन्न दिशाओं से प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले। अब ये है कि कुछ एक सेक्टर से बन गए हैं कि इस सेक्टर में ही करेंगे, दूसरे सेक्टर में, जैसे मैंने दूध पालन के लिए कहा, दूध के सेक्टर में अपार संभावना है और जो जो हाथ लगा रहे हैं दूध के काम में, 2-4 गाय भैंस भी, 2-4 गाय और भैंसे भी पाल लिया है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं। तो इसलिए एक खुले दिमाग से अपने को होना चाहिए कि हम और ख़ासकर रीवा में तो मैं समझता हूँ कि दुग्ध उत्पादन से बेहतर कोई दूसरा रोज़गार का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारे पास ज़मीनें हैं, पानी भी उतना कम नहीं है, पानी मवेशियों के लिए पानी भी है और ज़मीन भी है, चारा भी है। अगर इस पूरे इलाके में मवेशियों के लिए दूध उत्पादन के मामले में समुचित प्रयास किए जाएं और व्यक्तिगत रूप से लोग प्रयास करें, सामूहिक रूप से करने में अपने यहाँ दिक्कत है, सामूहिकता की कमी है और छल कपट इधर उधर। तो निजी तौर पर आप करो, 2 गाय 4 गाय 6 गाय से शुरू करिए, 2 गाय 4 गाय से शुरू करिए। आपको मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि एक माने गाय दूध के धंधे में 25 कम से कम, अगर वो आदमी स्वयं परिश्रम करेगा तो कम से कम 25% का लाभ तो है। एक आखिरी सवाल, 2020 में जब सरकार गिरी, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, बीजेपी की सरकार आई, विंध्य का प्रतिनिधित्व तो बहुत बड़ा था और ये लग रहा था कि सारी चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, प्रतिनिधित्व यहाँ से मिलेगा। बार बार ये चर्चा हुई कि राजेंद्र शुक्ल जी फिर मिनिस्टर बनेंगे, ये चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन जिस तरह का पूरा घटनाक्रम चला, रीवा का प्रतिनिधित्व या फिर विंध्य का प्रतिनिधित्व उतना ज़्यादा तो नहीं रहा। ऐसा लगा कि जिनको साथ लेके आए उनके चक्कर में हमारी चीज़ें छूट गई। हाँ, ये बात सही है कि जितना प्रतिनिधित्व मिलना, जो जिस संख्या में विंध्य ने विधायक दिए, उस संख्या में, उस अनुपात में अपने को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि सरकार बनाने के लिए जिस तरह के प्रयास हुए और जो परिस्थितियाँ सामने आई, उसमें क्षेत्रीय संतुलन कहीं न कहीं रहा है और उस चीज़ को पार्टी भी मानती है। पर कुछ जो नेतृत्व है उनके सामने भी कहीं न कहीं कुछ चुनौतियाँ, दिक्कतें रहती हैं, उसको दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है, कर रहे हैं। पर अब जो परिस्थितियां हैं वो हैं, सामने हैं। तो ये हमारे साथ थे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, जिन्होंने तमाकी से बात रखी, रोजगार के मसले पर, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, तमाम विषयों पर खुलकर बोले। समय समय पर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव है और इस साल विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि हम इस बार जमीन स्तर पर लग गए हैं और आगे जो परिणाम होंगे वो पक्ष में ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।